column is expressed as the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. यानी कोई डिटरमिनेंट में अगर से कोई डिटरमिनेंट के कोई रो या कॉलम के हर एलिमेंट is expressed as the sum of two terms, then we can express it is the sum of two new determinants. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिटरमिनेंट है, एग्जांपल देंगे अपन इसका। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है a1 प्लस x, देन आफ्टरवर्ड उसके बाद में a2 प्लस y और a3 प्लस z, लाइक दैट। और यहाँ पे से b1 c1 b2 c2 b3 c3, तो ये डिटरमिनेंट है। तो ये डिटरमिनेंट में अगर से हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये डिटरमिनेंट के पहले कॉलम के हर एलिमेंट, देखो ये पहला कॉलम है, इसका हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट देखो, इट इज सम ऑफ टू टर्म्स, ये टर्म ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म का क्या है, सम है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। इसको हम क्या लिखेंगे, दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। जैसे पहले डिटरमिनेंट a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 और फिर a3 b3 c3, ये होगा पहले डिटरमिनेंट में। प्लस उसके बाद दूसरे डिटरमिनेंट में उसका दूसरा टर्म जो है वो आएगा, मतलब ये पहला क्या आएगा इसमें x, बाकी b1 c1 as it is, then afterwards second element y comes here, then here b2 c2 remain as it is, third element z, and here b3 c3 remains as it is। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि कोई भी डिटरमिनेंट में if each element of determinant और कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू टर्म्स। अब वो कॉलम के फॉर्म में रह सकता है या फिर रो में रह सकता, कौन से मिक्स में रहेगा। तो अगर से वो सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5। अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 का जो एप्लीकेशन है ये ज्यादातर क्या है, उल्टे सेंस में है। उल्टे सेंस में मतलब कैसा कि जब एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे ये सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हमको जनरली 99.99% इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी दो डिटरमिनेंट का सम है तो उसको हम एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। है ना, उल्टा भी तो पॉसिबल है कि अगर से सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है तो हम इसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर से सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स है तो हम इसको एक ही डिटरमिनेंट में सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या उसमें कोई दो रोज या दो कॉलम सेम है क्या। जैसे देखो अब यहाँ पे तुमको अगर से इसका एक डिटरमिनेंट करने का, इसको मिटा देंगे कुछ कल के लिए। तो अब देखो ये तुमको आ गया, ऐसा आ गया, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स आ गया। नाउ वी हैव टू मेक इट हैज अ वन डिटरमिनेंट। अब हमको इसको एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने का है। तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये दोनों डिटरमिनेंट में रोज या कॉलम, दो रोज या दो कॉलम सेम है क्या। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर से यहाँ पे तुम देखेंगे दोनों के डिटरमिनेंट में, तो b1 b2 b3 b1 b2 b3, इसका c2 इसका c2 सेम है, c1 c2 c3 c1 c2 c3, इसका c3 और दोनों का c3 क्या है, सेम है। तो 100% हम इसको क्या कर सकते हैं, एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम जनरली दो सम, डिटरमिनेंट का दो सम है तो उसको हम एक डिटरमिनेंट करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में है वो दो लिखेंगे पहले, b1 b2 b3 और c1 c2 c3 दोनों में भी। अब कैसे यूज करेंगे, अब ये दोनों अलग है, कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 इसका और कॉलम 1 इसका, दोनों कैसे डिफरेंट है। तो इसको क्या करेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कैसा, इसका पहला टर्म a1 प्लस इसका पहला टर्म x, फिर क्या a2 प्लस इसका दूसरा टर्म y और लास्ट में a3 प्लस इसका लास्ट टर्म। तो ये हो गया सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमको याद क्या रखना चाहिए कि एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे दो डिटरमिनेंट का एक डिटरमिनेंट हम प्रॉपर्टी नंबर 5 से करेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व हियर, we have to observe here whether in that two determinant which of these rows or columns are same one। तो दो रोज या दो कॉलम्स अगर से सेम है तो फिर उस टाइप में हम इसको एक करने के लिए ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ये होगा प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 जो अपनी कल चालू थी, तो कल प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो था उसमें क्या बताया था हमने, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, if
each element of any row or column is multiplied by some number, यानी डिटरमिनेंट के कोई रो या कॉलम के हर एलिमेंट को एक हर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कैसा, समझो तुमने R2 को मल्टीप्लाई करे 2 से, तो पूरा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो प्रोडक्ट अब R2 को मल्टीप्लाई करें तो इसको तुम R1 में ऐड कर सकते हैं या फिर R3 में। तो उसको कैसे बोलेंगे, if each element of any row or column is multiplied by some number and these product मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद and these product is added to the corresponding row or column, मतलब अगर से अपन रो को मल्टीप्लाई करें R2 को मल्टीप्लाई करें तो वहां पर दो चांस है, वो प्रोडक्ट हम एक तो R1 में ऐड कर सकते हैं या फिर R3 में ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से समझो हमने कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करा तो उसका प्रोडक्ट एक तो हम कॉलम 2 में ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलम 3 में ऐड कर सकते हैं, वही बता रहे। एंड दिस प्रोडक्ट इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, देन ऐसा करने के बाद भी देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू थी ऐसा ऑपरेशन करने के बाद भी वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल से अपन बताएंगे, ऐसा तो नहीं समझेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो बहुत पहले से अपन एग्जांपल समझने के लिए डिटरमिनेंट ले रहे हैं, इसलिए अपन इसको ले रहे हैं कि अपनी को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू मालूम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिटरमिनेंट हमने लिए थे d इज इक्वल टू क्या डिटरमिनेंट कल से अपन ले रहे हैं इसको 2 1 3, ऐसा अपन नया भी ले सकते हैं मगर थोड़ा टाइम पास हो जाएगा उसमें। इसकी वैल्यू अपने को मालूम है और कितना 4 2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी -6, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन निकालने वाले 2 दिन से देख रहे हैं इसमें अपन। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। आप लोग लिसन केयरफुली, प्रॉपर्टी नंबर 6 के हिसाब से इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर। अब तुम तुम्हारे दिल में कंसीडर करो कि हमको रो के साथ करने का है कि कॉलम के साथ करने का है। रो के साथ करने का है तो कौन से रो के साथ करने का है, और कॉलम के साथ करना है तो कौन से कॉलम के साथ करना है। तो सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, समझो मैंने ऐसा पकड़ लिया कि R2 के बारे में बात कर रहे हैं अपन, और R2 के हर एलिमेंट को अपन कैसे मल्टीप्लाई करें 2 से। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे तुम यहाँ पे 2 3 6 2 3 6 एंड 2 5 10 नहीं लिखेंगे, ये दिल में करेंगे, मन में करेंगे। मतलब कैसा, मल्टीप्लाई R2 by 2, R2 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा वो तुम आप R1 में ऐड करो या फिर R3 में, तुम्हारे दिल पे कहीं में भी ऐड कर सकते हो। तो समझो मैंने R3 में ऐड कर दिया, R3 में ऐड करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा फिर उसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो भी आंसर कितना आएगा -6। ये प्रॉपर्टी का बोलना है। देखो दम से अच्छे से देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अपन ने पकड़ लिया कि हमको R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने का है, ये शेप पे ओके, हां R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट क्या में ऐड करने का है, दिल में करने का है, सब मल्टीप्लाई करके दिल में करने का, 2 से मल्टीप्लाई करने का और 3 में ऐड करने का, ऐसा मैंने सोच ली। तो देखो सबसे पहले 2 1 3 as it is, now multiply R2 by 2 and the product or these product is added to, एक तो R2 में ऐड करो, R1 में ऐड करो या फिर R3 में। तो मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना मिला 3 2 the 6, तो प्रोडक्ट कितना आया 6। तो ये प्रोडक्ट तुम R3 में ऐड करो या फिर R1 में। चलो मैंने R1 में ऐड कर दिया, तो सबसे पहले ये देखो ये एज इट इज फर्क है। ऐसे नहीं होगा कि सर अपन R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 6 6 और 10 लिख दो, ऐसा नहीं, ये दिल में करने का। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो अपन R3 में ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे तो 2 into R2 करने के बाद ये हो गया 2 3 the 6, ये प्रोडक्ट R3 में ऐड करो तो 6 plus 4 कितना आ गया 8। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो इसको 2 3 the 6 और इसमें ऐड करो 6 plus 2 कितना आ गया 8, और लास्ट में इसमें ऐड करो 2 5 10 10 plus 4 कितना आ गया 40। अब ये जो डिटरमिनेंट आया प्रॉपर्टी के यूज करके, प्रॉपर्टी कैसे यूज हुई यहाँ पे, if each element of any row और कॉलम, any row मतलब हमने क्या कंसीडर करें R2 के एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करें 2, उसके बाद
एंड दीज प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट एंड दीज प्रोडक्ट इज एडेड टू आइदर R1 और R3। एक तो R1 में ऐड करो या फिर R3 में ऐड करो अपने दिल पे। तो समझो हमने फॉर आवर बेटर कन्वीनियंस के लिए हमने R3 में ऐड कर ली। तो कैसा हो गया देखो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 6, प्रोडक्ट आया 6, 6 प्लस 4 R3 में ऐड करने के बाद 10, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 6, प्रोडक्ट आया 6, ये R3 में ऐड करो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 प्रोडक्ट आया, R3 में ऐड करो 10 प्लस 4 कितना आ गया 14। तो अब ये डिटरमिनेंट आया प्रॉपर्टी यूज करने के बाद। अब प्रॉपर्टी क्या बोलता, ऐसा भी अगर से तुम करेंगे और आप ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तब भी तुम्हारी वैल्यू क्या रहेगी सेम, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट चेंज हियर। सो व्हाट वी हैव टू डन हियर, वी हैव टू एक्सपांड द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लेंगे तो कैसे लेंगे, एकदम सिंपल वे से 2, अब तो सबको मालूम है एक्सपांशन, 2 14 3 जा 48 माइनस 40 40 माइनस का 1, ठीक है 14 3 जा 48 माइनस 50 है 40 माइनस 50 प्लस 3 कितना आ गया 24 8 3 24 माइनस 30। सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया बोलो 48 माइनस 48 8 2 जा 16, 48 माइनस 50 ये होगा माइनस का 2, माइनस माइनस बिकम प्लस 2 एंड हियर for 24 minus 30 means minus 6, so ये होगा minus 18। कितना है 24 में से 30 गया कितना है -6 into 3 minus 18। इसका डिटरमिनेंट एक्सपांशन एक बार देखेंगे क्या अपन 2 1 3 3 3 5 4 2 4, ठीक है। तो ये देखो एक्सपांशन सबसे पहले 2 14 14 2 28 14 3 42 ऐसा होगा है ना। ये कितना का 14 3 42 8 5 40 माइनस का 1 14 3 जा 42 माइनस 10 5 50 प्लस 3 9 42 माइनस 4 ये कितना हो गया 2 2 टू द 4, ये कितना हो गया -8 माइनस माइनस बिकम प्लस 8। नाउ 24 माइनस 30 माइनस 6 मतलब कितना आ गया -18। देखो 4 और 8 12, 12 में से 18 गया माइनस का 6 -6 इज देयर। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, वैल्यू कैसी आई सेम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यही तो प्रॉपर्टी आया समझ में। एक एग्जांपल लिया मैंने, अब और एग्जांपल तुम्हारे लिए लेता, समझो ये तो आगे समझ में। और एग्जांपल तुम्हारे लिए समझो, प्रॉपर्टी का यूज करने का है तो समझो हमने क्या करा, R2 की जगह पे तुम्हारे दिल पे अब रो के बारे में बता दिया, ये रिजल्ट कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, कुछ भी तुम करो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, मतलब होंगी 100%। अब देखो हम समझो सपोज हम क्या करेंगे C3 को पकड़ेंगे, तुम्हारे दिल पे C1 C2 C3 तुम जो बोले वो लेंगे, पर समझो मैंने ले लिया C3 ले लिया, चलो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए C3 ले लिया। तो अब क्या करेंगे C3 को अपन ले लिए, तो C3 को एक नंबर से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी नंबर लो, ऐसा 2 3 4 कौन सा भी नंबर लो, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप C3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका प्रोडक्ट हम क्या में ऐड कर सकते हैं, एक तो C1 में ऐड कर सकते हैं या फिर C2 में ऐड कर सकते हैं, अपने दिल पे, दोनों में नहीं, एक किसी एक में C1 में ऐड करो या फिर C2 में ऐड करो। ऐड करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या रहेंगी सेम। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, कोई भी डिटरमिनेंट की एक आधी रो या एक आधी कॉलम के हर एलिमेंट को इज मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, कुछ नंबर से अगर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज एडेड टू, क्या में ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम। जैसे कि अपन यहाँ पे अगर से कॉलम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास दो चांस है, एक तो हम कॉलम 1 में ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलम 2 में ऐड कर सकते हैं, एंड दिस प्रोडक्ट इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ऑफ a determinant, comma, then the value of determinant remains unchanged, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो अब और एक एग्जांपल तुम्हारे लिए कॉलम लेके करेंगे। अब समझो अपन ने कहा कि कॉलम 3 को कंसीडर करें, अब बोलो कॉलम 3 को कैसे मल्टीप्लाई करो, तुम जैसे बोले वैसे, समझो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है ना,
3 से मल्टीप्लाई कॉलम 3 को कर रहे हैं अपन, और इसका प्रोडक्ट एक तो हम C1 में ऐड करेंगे या फिर C2 में, तुम जो बोले उसमें ऐड करेंगे। समझो मैंने C3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया डिटरमिनेंट क्या होगा, D डैश। बोलो अब क्या करें, कॉलम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कै में ऐड कर रहे, समझो हम कॉलम 1 में ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब चेंज कहाँ पे, कॉलम 1 में चेंज है। तो जिसमें चेंज नहीं है, कॉलम 2 एज इट इज, कॉलम 3 भी एज इट इज, तो मल्टीप्लाई करने के बाद खाली प्रोडक्ट ऐड हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करो कॉलम 3 को 3 से, तो कितना मिला, 3 3 यहाँ पे करेंगे, 3 3 9, और ये प्रोडक्ट इसमें कॉलम 1 में ऐड करो, कुछ भी कर सकते हैं, 2 में भी ऐड कर सकते हैं, मगर पहले 1 लिए। 3 3 9, 9 प्लस 2 कितना आ गया, 11। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 15, 15 ये प्रोडक्ट इसमें ऐड करो, 15 प्लस 3 18 आया, 3 5 से 15, 15 प्लस 3 18, फिर प्रोडक्ट 3 चौक 12, 12 प्लस 4 कितना आ गया, 16। अब ये डिटरमिनेंट को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम, मतलब इतना -6। लास्ट एग्जांपल 11 मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ मतलब उसके बाद हो गया 40 मुक्ति द 12 -10 -1 18 चौक 72 -16 3 48, यहाँ पे हो गया था +3 then 18 to the 36 फॉर्मूले का -16 3 48। अब इसी कैलकुलेशन है खाली, 12 में से 10 गया 2, ये कितना होगा 22, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज। 72 में से 48 गया, कितना बचा के, वो 2 और ये 20 70 22 है ना, 12 में काट गया, कितना होगा, 12 में काट गया कितना होगा, 24 का 4 और कितना 24, ठीक है। 36 माइनस 48, 36 में से 48 गए तो कितना मिलेगा, -12 है ना, -12 मल्टीप्लाई बाय 3 -36 है, ठीक है। कितना मिला, एक बार फिर से कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, 11 12 -10 -1 18 4 द 72 -16 पंजे, ये अंशी है ना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, -1 18 4 द 72 16 पंजे 80 प्लस का 3, ये कितना मिला 36 -48, ये कितना आ गया 22। 72 में से 80 गया, कितना मिला 20, 72 -80 -8 माइनस माइनस बिकम, अब यहाँ पे 36 -40 36 -48 कितना मिला -12, मतलब -36, 12 3 36, 22 और 8 30, 30 -36 इज इक्वल टू कितना, -6। बोलो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, वैल्यू कैसी है इसकी, सेम -6, मतलब डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में, है ना। थोड़ी गड़बड़ आती है संकट आपने थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, आंसर एकदम सेम आया -6। बोलो इज दैट क्लियर, आई क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आई क्या, यस बोलो प्रॉपर्टी नंबर 6 समझे तो फिर अपन आगे जाएंगे, यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। और कोई किसी को डिफिकल्टी है तो पूछ सकता है, अपन उसको रिपीट कर सकते हैं, यस वेरी गुड, अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस, अगेन चलो, फिर आप बहुत से बच्चों को समझ में आ गया इसका मतलब, फिर भी एक बार मैं इसकी प्रॉपर्टी रिपीट करता, खाली थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी में सॉरी थ्योरी उसकी क्या है, if each element of any row or column of a determinant, एक खाली डिटरमिनेंट के कोई रो या कॉलम को is multiplied by some number, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्रोडक्ट is added to the corresponding row or column of a determinant, वही डिटरमिनेंट के अगर से रो को अपन मल्टीप्लाई करें तो वो बाकी के दो रो में से एक रो में ऐड कर सकते, या फिर कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो बाकी के दो कॉलम में से एक कॉलम में क्या कर सकते, ऐड कर सकते। तो ऐड करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट आएगा, जैसे कि यहाँ पे डी डैश आया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 6। तो इंग्लिश में एक बार, if each element of any row or column is multiplied by some number and these product is added to the corresponding row or column of a determinant, comma, then the value of determinant remains unchanged.
डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू क्या आएंगी सेम, अनचेंज रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो नाउ ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7 है ना। प्रॉपर्टी देखो, डिटरमिनेंट में इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज है, भले इसके एग्जांपल्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर में। तो जो मैट्रिक्स में भी ऑपरेशंस है, तो जब ऑपरेशंस के टाइम पे हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का ऑपरेशंस और मैट्रिक्स का ऑपरेशन दोनों को साथ में लेते हैं। व्हाई? इसलिए कि कंपैरिजन करने को तुमको सिंपल जाता है ना, कि डिटरमिनेंट में क्या ऑपरेशन है, मैट्रिक्स में क्या ऑपरेशन है, तो कंपैरिजन करने में तुम्हारे लिए सिंपलिसिटी जाएगी। तो इसके एग्जांपल्स हम मैट्रिक्स के टाइम पे लेंगे, तो तुम्हारे चैप्टर्स क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी चल रही है अपने पास, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है, देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में है सबसे पहले स्टेटमेंट, इफ ऑल द एलिमेंट्स above or below the main diagonal of a determinant are 0, then the value of determinant is equal to the product of its diagonal element. देखो पहले तेरी क्या बोल रही, if all the elements in the determinant above the diagonal or below the diagonal are 0, अगर से 0 है, then the value of determinant is the product of its diagonal elements। ऐसा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दिए सिवा समझता नहीं, एग्जाम्पल देंगे अच्छे से, एक से दो एग्जाम्पल देंगे अपन नए नए। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो जनरल एग्जाम्पल देता हूँ, इससे समझ जाएंगे तुमको। जैसे कि A1 B1 C1, याद रखो ये है इसका मेन डायगोनल, ये है डिटरमिनेंट का डायगोनल, किसी सेट ऑफ द डायगोनल। तो प्रॉपर्टी क्या होगा, डायगोनल के ऊपर के समझो, अबव द डायगोनल मतलब ये तीन एलिमेंट 0, और बाकी ये अगर से तुम्हारे पास ऐसे है समझो, A2 A3 और ये B2, ऐसे कुछ तो भी है। तो इस टाइम पे अगर से ये मेन डायगोनल है और इसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर से 0 है, तो ऑलवेज हमेशा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिलेंगी अपने को, ये इनका प्रोडक्ट, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, A1 B1 C1, ये इनका प्रोडक्ट A1 B1 अपन क्या लेंगे यहाँ पे C2, ऐसा है। अपने दिल पे एलिमेंट्स कोई भी रह सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर C2 कैसा है, C1 लेना, ऐसा कुछ भी नहीं, रैंडमली लिया अपन। या फिर समझो कि भी ऐसा आ गया, दिस वन देखो A1 B1 C1 ऐसा, और ऊपर क्या ये A2 A3 B2 ऐसा। और अब क्या होगा, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ये 0, ये डायगोनल और डायगोनल के नीचे के तीन एलिमेंट क्या हो गए 0। अब भी अगर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, सेम क्या आएंगी, इसका प्रोडक्ट A1 B1 C1, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। खत्म। अब यही सिर्फ इंग्लिश में बताया वाला, क्या बोले वाला है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट अबव द डायगोनल, मतलब अगर से कोई डिटरमिनेंट के डायगोनल के ऊपर के हर एलिमेंट आर 0, ऊपर के या फिर नीचे के, if all the elements in the determinant above the diagonal or below the diagonal are 0, then the value of determinant is the product, determinant value क्या रहेगी, is the product of its diagonal elements, ये diagonal elements का क्या रहेगा, प्रोडक्ट। ये होगा जनरल एग्जांपल। समझाऊंगा जनरल एग्जांपल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारे एग्जांपल लगाएंगे, तो चेंज द पेन हियर, थोड़ा रेट से बताओगे इसके एग्जांपल को जरा, थोड़ा सी चल रही रेट से बता दो इसके एग्जांपल, ठीक है। रेट मींस पेज है ना। देखो अभी समझो, कैसे बताया मैंने तुम्हारे पास कि समझो दिल से, क्या था, D इज इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट लो 2
3, 4. Okay, and the elements in that determinant is nothing but x. What are those elements here? यहाँ पे समझो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जो ले लिया है और यहाँ पे रैंडमली -1, 2 और यहाँ पे 5 ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या समझे सबसे पहले ये डिटरमिनेंट में डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2, 3, 4 आगे डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट क्या है 0। तो अब इसको अपन प्रॉपर्टी का यूज क्या है कि हम इसको बगैर सॉल्व करे इसका आंसर बोल सकते हैं। इसका आंसर कितना है बोलो 2 into 3 into 4 इसका 2 into 3 into 4 मतलब इसका आंसर आना चाहिए 4 3 12 12 19 24 ये इसका आंसर आना चाहिए। चलो इसको चेक करेंगे सही है क्या आंसर इसका। तो देखो आंसर सही है चेक करेंगे। तो देखो पहले एलिमेंट 2 एक्सपांशन 3 4 12 minus 5 into 0 0 बस इतना ही करेंगे एक ही स्टेप करने की है। अब सेकंड एलिमेंट तो 0 है तुम कुछ भी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। थर्ड एलिमेंट पे क्या है 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 12 में से 0 गया 12 12 2 24। इतनी सिंपल प्रॉपर्टी है। तो याद रखो कभी भी डायगोनल के ऊपर के या फिर नीचे के एलिमेंट्स अगर से 0 है तो उस टाइम पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आएंगी। प्रोडक्ट मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है चलो और एग्जांपल उठाते हैं। समझो मैंने और एक डिटरमिनेंट ले लिया तुम्हारे दिल पे एलिमेंट्स लो क्या लिया आपने 3 5 8 तो एक माइनस कर भी लो सर। चलो माइनस कर तुम्हारे लिए ठीक है -2 चलो आप माइनस में लेंगे -2 -1 और 4 और आप क्या करेंगे ये डायगोनल के नीचे के तीन एलिमेंट्स क्या होंगे 0 द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। तो डायगोनल क्या है इसमें 3 -5 -8 तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 3 into -5 डायरेक्ट हो गया। तो आंसर कितना आना चाहिए 3 नंबर से 15 15 8 कितना 15 सेकंड नंबर 15 7 105 15 8 120 15 8 120 तो इसका आंसर कितना है भाई -120 बराबर ना। देखो 3 नंबर से 15 माइनस का 15 -15 को मिले 8 -120 आंसर आना चाहिए। देखेंगे चेक करेंगे आंसर आता है -120। तो इसका एक्सपांशन लो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय -8 into 4 -40 0 into 4 then afterward according to rule minus element is there but here already element minus है तो minus minus become plus 2। अब देखो 0 into 8 0 फॉर्मूले का माइनस 0 into 4 0 थर्ड एलिमेंट प्लस but here minus तो प्लस माइनस माइनस अगेन 0 into 0 0 minus 0 है ना 0 into 0 0 minus 0 तो ये दो 0 हो गए 0 में से 0 क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 0 0 minus 0 0 से मल्टीप्लाई करें 0 तो सिर्फ क्या बचा -40 -0 -40 into 3 कितना आ गया -120। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। आगे समझिए प्रॉपर्टी नंबर 7 इज दैट क्लियर बोलो आगे सबसे समझिए प्रॉपर्टी नंबर 7 जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल जल्दी बोलो बताओ। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें एग्जांपल लगाएंगे जल्दी से। यस वेरी गुड और कोई डॉक्टर लोकेश सांगे जरा फास्ट करा क्या बात है लोकेश साथ कस का बात चालला लोकेश वेरी गुड काय झालं लोकेश नेटवर्क नाही का वारंवार बात चाललंय काय अडचण नाही बघा ना। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 7। तो अब हम थोड़े शॉर्ट में जितने प्रॉपर्टीज है उसके सिर्फ एग्जांपल देखेंगे फिर उसके बाद आप एग्जांपल शुरू करेंगे। तो देखो अभी प्रॉपर्टी 7 के 7 प्रॉपर्टी इन ब्रीफ और क्या या फिर शॉर्ट में देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट वेरी क्लियर क्या है पहली प्रॉपर्टी कि if you interchange the rows into column or column into rows then the value of determinant remains unchanged। चलो 10% जल्दी जल्दी एग्जांपल d is equal to वो एग्जांपल अपनी फेवरेट 2 1 3 शॉर्ट में बताना एक साथ सब 3 3 5
और उसके बाद कितना 4 to 4। इसका आंसर कितना है -6। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या, इसके अगर से पूरे रोज को और कॉलम को इंटरचेंज करें तो ये रो है तो ये होगी कॉलम, ये रो है तो ये होगी कॉलम, ये रो है तो ये होगी कॉलम। तो उस टाइम पे दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। ना सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कि अगर से ये डिटरमिनेंट की वैल्यू -6 है और अगर से हम नए डिटरमिनेंट में क्या कर रहे हैं, कोई दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है R1 R2 को इंटरचेंज करें तो ऊपर क्या आ गया R2 आ गई, नीचे क्या आ गई R1 आ गई और ये एज इट इज। तो इंटरचेंज करने के बाद इसकी अगर से -6 वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। मतलब क्या फर्क पड़ेगा, साइन में। ये अगर से माइनस है तो ये प्लस आएगा और ये अगर से प्लस है तो ये माइनस आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 कि कोई भी डिटरमिनेंट में अगर से कोई दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तब उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल -1 0 -2 2 3 4 और अगेन हियर -1 0 -2। तो यहाँ पे क्या पता चला, C1 और C3 ये दोनों कैसे आइडेंटिकल है, सेम है। इसका मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाई, बिकॉज़ ये आइडेंटिकल का सिंबल है, तीन लाइंस। C1 is identical with C3 तो वैल्यू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर से हम कोई डिटरमिनेंट को एक आधे नंबर से, डिटरमिनेंट के कोई रो या कॉलम को एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को समझो मैंने R3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इसके डबल, मतलब -6 × 2 मतलब वो आंसर कितना आना चाहिए -12। देखो क्या बता, जैसे डी है तो डी डैश में मैंने क्या बताया कि समझो मैंने यहाँ पे ये R1 एज इट इज, R2 एज इट इज। अब R3 को अगर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना मिला, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 2 4 8। अभी जो डी डैश आया अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमने किससे मल्टीप्लाई करे थे, इसको मल्टीप्लाई करे से 2 से। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उतने टाइम्स आएगी, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्चुअली कितनी है इसको सॉल्व करने के बाद -12। तो -12 को क्यों लिख सकते, 2 × -6, राइट है। मतलब हमने R3 को 2 से मल्टीप्लाई करे इसीलिए ये डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स होगी। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 2 × -6 मतलब कितना है इसका आंसर -12। तो ये होगा प्रॉपर्टी नंबर 4। और अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 तो अभी होने वाले, इसको बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, है ना। तो अभी कोई बताने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है कि अगर से सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है तो हम इसको अलग अलग सम ऑफ टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट ये। और उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी कि कोई भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम को, हर एलिमेंट को अगर से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको दूसरे रो या कॉलम में ऐड करेंगे तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, रिमेन्स अनचेंज। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि डिटरमिनेंट में जो डायगोनल एलिमेंट है, जैसे कि इसका डायगोनल एलिमेंट तुम देखेंगे तो ये है तुम्हारा डिटरमिनेंट, समझो इसका डायगोनल कौन सा है, ये डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के, अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल। और अगर से 0 है तो उस टाइम पे the value of determinant is nothing but it is the product of its diagonal element। मतलब ये अगर से ऐसा है और समझो ये यहाँ पे ये 0 0 0, तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, जब ऐसे भी रह सकते हो ना, क्या डायगोनल के ऊपर के तीनों 0 है, यहाँ पे खाली एक 0 है तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायगोनल के पूरे एलिमेंट 0 तब भी इसका आंसर क्या आएगा, सेम, -1 × 3 × -2 मतलब कितना आएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, आंसर कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 6। ठीक है, आगे हमने प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज आर वेरी क्लियर, साथ के साथ प्रॉपर्टी। अब हम इसके बेस पे पूरे एग्जांपल्स को नहीं लेंगे क्योंकि तो इसके जो आधे एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स मैट्रिक्स चैप्टर में साथ में लेंगे अपन। तो अभी जो इसके बेस पे जो एप्लीकेशन है इसका कैसे यूज करेंगे प्रॉपर्टी को, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे अपन। तो देखो अभी सबसे पहले ऑपरेशन करने का है तो उसकी टूल किट साथ में चाहिए। तो इसके लिए अपने को मालूम होना चाहिए कि इसके टूल किट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले
मेरी समझ लो इसका क्या मीनिंग रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल